आज हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक को देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख चुके हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्शन में जितने भी अंग सहायक होते हैं, जितने भी अंग भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सा अंग है, कौन कौन सा अंग भाग लेता है, किसका क्या कार्य है, यही सब देखेंगे। इसमें जो है प्राथमिक अंग या मुख्य अंग जो है वो अंडाशय है, ओवेरी है। ओवेरी ही मुख्य अंग माना जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद इसका सहायक अंग या द्वितीयक अंग है अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि। ये सभी सहायक अंग हैं। और योनि जो है ये सिर्फ स्पर्म को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए इसका इमेज, स्त्री जनन तंत्र का संरचना देखिए। इस संरचना से आप समझ सकते हैं, इस संरचना में ये नीचे वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये बॉडी के बाहर के तरफ से रहता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग जो है योनि कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का भाग ये योनि हुआ। और इसके बाद इसके यहाँ से यहाँ तक बीच का भाग, मध्य का भाग जो है ग्रीवा है। और इसमें जो ये लिगामेंट से जुड़ा हुआ ये दो ठो बादाम के आकार जैसा है, ये आपका अंडाशय है और यही आपका मुख्य अंग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और उसके बाद ये दोनों नलिका जो है ये अंडवाहिनी नलिका होता है और ये बीच वाला जो भाग है ये गर्भाशय होता है और इसी में भ्रूण का विकास होता है और शिशु में परिवर्तित होता है। और इसी को कभी कभी इसमें कुछ दिक्कत होने के बाद, इन्फेक्शन या बल्कि होने के बाद इसको सर्जरी के द्वारा निकाला भी जाता है, जिसको गर्भाशय का ऑपरेशन बोला जाता है। तो देखिए प्राथमिक या मुख्य अंग जो है अंडाशय को मादा का प्राथमिक अंग बोला जाता है। देखिए अंडाशय को मादा का प्राथमिक अंग क्यों बोला जाता है, ये एक क्वेश्चन है। तो इसलिए बोला जाता है अंडाशय को मादा का प्राथमिक अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अंडाणु तथा फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। ये जो अंडाशय है इसके अंदर ओवेरी बनता है, ये तो आप जानते होंगे। इसमें अंडाणु बनता है और ओवम बनता है और ओवम के साथ साथ उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है। इसीलिए इसको प्राथमिक अंग बोला जाता है, क्योंकि अंडाणु नहीं रहेगा, हार्मोन नहीं रहेगा तो फिर निषेचन हो ही नहीं सकता और ये सभी प्रक्रिया हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसे मुख्य अंग बोला जाता है। उसके बाद देखिए सबसे मुख्य अंग आपका अंडाशय जो है, इसके बारे में देखते हैं, इसका संरचना देखते हैं। देखिए यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है जो मादा युग्मक अंड का निर्माण एवं स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। यह हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसका भी निर्माण करता है और अंड का भी निर्माण करता है, अंडाणु का भी निर्माण करता है। इसका ये कार्य हो गया, ये इन दोनों का निर्माण करता है। उसके बाद ये जो है पेट के नीचे एक एक अंडाशय एक जोड़ी रहता है उदर के नीचे। ये जो आपको एक जोड़ी हम दिखाए थे आपको, ये वही है अंडाशय। और देखिए प्रत्येक अंडाशय का साइज साइज देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। यहाँ पर देखिए 2.4 cm सेंटीमीटर, बहुत छोटा होता है। 2.4 सेंटीमीटर ये 1 इंच के बराबर हो जाएगा आपका। 1 इंच लंबी और 1.5 सेंटीमीटर मतलब आधा इंच चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी रहता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा एकदम बादाम के आकार का रहता है। इसका संरचना जो है बादाम के आकार का होता है। सहायक अंग में सबसे पहले अंडवाहिनी को देखते हैं। अंडवाहिनी क्या है? यह एक जोड़ी पेशीय एवं नलिका के आकार का होता है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक एपिथीलियम से स्तरित होता है। प्रत्येक अंडवाहिनी में 3 भाग होता है। अंडवाहिनी जो सहायक अंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसका भी 3 भाग है। देखिए कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। इसका ये 3 सिर्फ भाग का नाम आप याद रख सकते हैं।
और इसके बाद आप देखिए सहायक अंग में दूसरा जो है गर्भाशय यूटेरस। यूटेरस को देखते हैं। यूटेरस का आप यहाँ पर इमेज में समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग यूटेरस कहलाता है और इसके बीच का भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है और नीचे में आपका योनि है। ये तो आपको ऊपर में भी दिखा दिए थे, तो यही है। यहाँ से यहाँ तक आपका गर्भाशय है और गर्भाशय का भी आप साइज देख सकते हैं। मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक एक ही है, तो एक ही गर्भाशय पाया जाता है, जिसे आप बच्चेदानी भी कहते हैं, जिसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। और इसका लंबाई आप देखिए, यह 8 सेंटीमीटर लंबी और खोखली पेशीय होती है, पेशी का बना होता है। इसमें रक्त की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होता है, इसमें रक्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। ये श्रोणि भित्ति जो है ये लिगामेंट से इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसकी ऊपरी भाग फैलोपियन नलिका से खुलता है और नीचे वाला संकीर्ण भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है, ये गर्भाशय का ऊपर वाला भाग जो है ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका जो है इससे ये जुड़ा हुआ रहता है। ये दोनों इससे ये जुड़ा हुआ रहता है, यहीं से इसका खुलता है। और ये इसका नीचे वाला भाग जो है यहाँ से ये गर्भाशय ग्रीवा से यहाँ से यहाँ तक को गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, इसलिए ये गर्भाशय ग्रीवा से जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ से यहाँ तक ये तो आपका योनि है। तो ठीक देखिए, ये है फैलोपियन ट्यूब, इसी से ये ऊपर का हिस्सा इसका जुड़ा हुआ रहता है और नीचे का इसका गर्भाशय ग्रीवा से जुड़ा हुआ रहता है। और इसके बाद आप देखिए गर्भाशय भित्ति के 3 स्तर, गर्भाशय भित्ति में भी 3 स्तर है। तो इसको देखिए, इसमें पतला झिल्ली में जो रहता है उसको परिगर्भाशय कहते हैं। उसके बाद मध्य जो मोटा भाग रहता है उसको गर्भाशय का पेशी स्तर मध्य भाग कहते हैं। उसके बाद आंतरिक ग्रंथि जो स्तर है उसको अंतः स्तर बोलते हैं। ये गर्भाशय का कार्य, गर्भाशय का क्या कार्य है इसको देखते हैं। गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम होता है और एंडोमेट्रियम में भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है ताकि वह शिशु में परिवर्तित हो सके। गर्भाशय में 3 परत था, तो सबसे आंतरिक परत जो है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं और इसी में शिशु का प्रत्यारोपण भ्रूण का प्रत्यारोपण होता है और भ्रूण से शिशु बनता है। फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में होता है और वहाँ से भ्रूण जो है एंडोमेट्रियम में आकर प्रत्यारोपित होता है और उसके बाद उससे शिशु बनता है। देखिए गर्भाशय शिशु को पोषण भी प्रदान करता है, गर्भाशय ही शिशु को पोषण भी प्रदान करता है। और गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत एंडोमेट्रियम मासिक चक्र में भाग लेते हैं और मासिक चक्र में यही टूटकर बाहर आता है। देखिए होता क्या है, मासिक चक्र में जैसे ही मासिक चक्र अगर जनरली किसी में अगर 28 दिन का मासिक चक्र हो रहा है तो उसके 28 दिन के मासिक चक्र में क्या होगा, बीच के जो 14वें दिन होगा इस दिन अंडाणु उत्सर्जित होता है अंडाशय से और ये फैलोपियन ट्यूब में जाके उत्सर्जित होके रहता है। और अगर 14वें दिन या उससे 2 दिन पहले या 3 दिन बाद तक अगर निषेचन होता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का परत बनने लगता है। और गर्भाशय में एंडोमेट्रियम परत बनता है, उसके बाद ये 28वें दिन ये भ्रूण जो है भ्रूण ये एंडोमेट्रियम में आके प्रत्यारोपित हो जाता है और उससे भ्रूण बन जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यही एंडोमेट्रियम और 35 ml ब्लड और एक मर चुका हुआ अंडाणु बाहर आएगा और उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। इसको आप आगे में अच्छे से समझिएगा। अभी देखिए इसके बाद आपका सहायक अंग है ग्रीवा, बाद है योनि वेजाइना। वेजाइना गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक को ग्रीवा बोलते हैं।
यहाँ से यहाँ तक को ग्रीवा बोलते हैं। और ग्रीवा के बाद वाला ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको योनि बोलते हैं, इंग्लिश में वेजाइना बोलते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो जनन तंत्र का भाग होता है, सबसे बाहरी भाग है ये आपका वेजाइना। वेजाइना यानी योनि का कार्य देख लीजिए आप समझ गए होंगे कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा वेजाइना होता है। तो देखिए योनि का कार्य क्या होता है। योनि सिर्फ नर से स्पर्म ग्रहण करने का कार्य करता है। ये बच्चे के जन्म के लिए मार्ग भी प्रदान करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी मार्ग प्रदान करता है और मूत्राशय के लिए भी मार्ग प्रदान करता है। अब देखिए, अब आपका ये स्तन ग्रंथि में इसमें सबसे पहले आप देखिए ये जो है कवचीय वसा से बना हुआ रहता है और इसमें ये जो है इसको ग्रंथिल उत्तक कहते हैं। ये 15 से 20 रहता है। ग्रंथिल उत्तक जो है 15 से 20 रहता है। 15 से 20 ग्रंथिल उत्तक का ये चैम्बर रहता है। उसके बाद इसमें जो ये कुपिका दिख रहा है, इसी कुपिका से दूध स्रावित होता है। इसी कुपिका में दूध बनता है और इन सभी का जो है स्तन नलिका इस सभी से निकला हुआ रहता है और यही स्तन नलिका जुड़ा हुआ रहता है दुग्ध वाहिका से और दुग्ध वाहिका से ही मिल्क बाहर आता है और ये सभी तुम्बिका कहलाता है। ये जो है आपका कुपिका ही स्तन नलिका के द्वारा इधर दुग्ध वाहिका से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए इसको कुछ पॉइंट से समझते हैं। इसमें देखिए स्तन ग्रंथि मादा में एक जोड़ी पाया जाता है। चेस्ट के कवचीय मांसपेशी पर पाई जाती है। स्तन ग्रंथि का विकास फीमेल के किशोर अवस्था में ही हो जाता है। स्तन का विकास फीमेल के किशोर अवस्था में ही हो जाता है, यहाँ तक जानते हो। उसके बाद देखिए ऊपर में जो आप देखे थे, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 ग्रंथिल उत्तक की पालियाँ पाई जाती है। 15 से 20 उसमें पाली रहता है और हर एक पाली में कुपिका कोशिका की समूह होती है और कुपिका कोशिका ही दूध स्रावित करती है और कुपिका में दूध स्रावित होकर स्तन नलिकाओं में जाता है और नलिकाओं में जाने के बाद जो है प्रत्येक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर एक स्तन वाहिनी बनाता है। वहाँ पर आप देख रहे थे स्तन नलिका ही एक स्तन वाहिनी बना था और स्तन वाहिनी से ही प्रत्येक स्तन वाहिनी तुम्बिका बनाती है और तुम्बिका जो दूध वाहिनी से जुड़ा हुआ रहता है और इसी से दूध बाहर आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। निषेचन को देखते हैं और प्रसव। जय हिंद। आज के लिए इतना।